हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेलीस्कोप्स के बारे में। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मैग्नीफाई करना है हमें। एंगल को मैग्नीफाई करने से क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक एंगल बना रहा है हमारे आइज पे थीटा। अब अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाए, इसी को थोड़ा पास शिफ्ट कर देते हैं, हम यहां ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा हमारा आइज पे, वो एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमें एनलार्ज होकर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये जो हम एंगल में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसी इंक्रीमेंट को हम बोल देते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन करना, है ना। जैसे मान लो मैं बोलता हूं इनिशियल एंगल था θ1 और अब जो फाइनल एंगल बन रहा है आइज पे वो है θ2, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, θ2 डिवाइड बाय θ1। ठीक है, अब स्मॉल एंगल के लिए हम यहाँ पर थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं, वो अलग बात है, वो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो मेन हमारे यहाँ पर मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा। मान लो कि आप मून का स्टडी कर रहे हो तो मून का साइज जो है वो वही रहेगा, मून तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो होता क्या है, होता यह है कि जो एंगल मून के टॉप और बॉटम पॉइंट से दोनों कॉर्नर से जो हमारे आइज पे एंगल बन रहा है वो एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो एंगल इंक्रीज होने से हमें क्या होता है, जो मून है वो थोड़ा पास में अपीयर होने स्टार्ट हो जाता है ना। साइज उसका थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अपीयर होता है वो हमें। ठीक है ना, एंगल की वजह से ये सब होता है। तो रीजन क्लियर हो गया एंगल। चलो अब देखो, टेलीस्कोप में क्योंकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है, बहुत हाई डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, और जब भी रेज पैरेलल आती है ओके, तो लेंस पे जब इंसिडेंट होंगी तो वहां पर जो इमेज बनेगा उससे, वो इमेज बनता है फोकस पर या फिर फोकल प्लेन पर। ठीक है, जैसे हमने ये भी थोड़ा स्टडी किया था कि अगर पैरेलल रेज आती है तो दो टाइप से पैरेलल रेज हो सकती है। एक तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तब तो उस कंडीशन में तो फोकस से पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फोकस पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं ना कि पैरेलल ऐसा आए रे। ठीक है ना, रे किसी एंगल पे भी आ सकता है। तो अगर रे सपोज किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है इस टाइप से, सपोज यहां पर अल्फा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तब उस कंडीशन में इमेज इस यहां पर एक प्लेन है, इस प्लेन पे बनेगा। इस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, इस प्लेन पर कहीं पर भी एक इमेज बन जाएगा, मतलब फोकस से पास होने वाला ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसी प्लेन पर कहीं ना कहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेज तो पैरेलल आएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है वो तो डिपेंड करता है। ठीक है ना, किस टाइप से हम टेलीस्कोप को अलाइन किए हुए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्योंकि जनरल केस लेके चलेंगे तो हम यहाँ पर एंगल अल्फा एज्यूम करेंगे। अल्फा 0 डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर हम अल्फा एज्यूम करके चलते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया कि इमेज जो बनेगा वो ऑलवेज कहां बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा, जिसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से होता है फोकल लेंथ। क्लियर। अब देखो क्या है कि जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो रेज आएगी वो रेज ज्यादा आनी चाहिए हमारे पास। अगर रेज कम आएगी तो क्या होगा, अगर रेज कम आएगी तो वहां पे जो इमेज बनेगा उसका, वो इमेज ब्लर बनेगा, उतना ज्यादा डिस्टिंक्टली हमें दिखाई नहीं देगा, बहुत ब्लर बनेगा, हल्का सा दिखाई देगा हमें। ठीक है, हम चाहते हैं कि अच्छे से दिखाई दे, हमें क्लीन दिखाई दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लेंस है, जिस लेंस पर रे इंसिडेंट हो रहा है, वो लेंस थोड़ा बड़ा होना चाहिए साइज में। ठीक है, तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ जो लेंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमने माइक्रोस्कोप में भी देखा था, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उधर जो लेंस है उसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और हमारे आईज के पास जो लेंस होता है उसको हम बोल देते हैं आई पीस। क्लियर, तो टर्मिनोलॉजी वही है जो हमने वहां पर माइक्रोस्कोप में यूज किया था। ठीक है ना, बस डिफरेंस ये कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास होता था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर रेज ले लेते हैं, कुछ लेंस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। क्लियर, सपोज यहां पर लाइट रेज इंसिडेंट हुए, लाइट रे ने जो एंगल बनाया वो एंगल है अल्फा, अल्फा एंगल पर लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, पैरेलल, तो पैरेलल इंसिडेंट हो रहे थे। यहां पर जहां पर भी फोकस होगा उससे पास होने वाला जो प्लेन है फोकल प्लेन, वहां पर कहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सपोज इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है। ठीक है, ये इमेज बन गया इस पॉइंट पर। ये जो इमेज है इसका एक नाम रख लेते हैं हम, सपोज ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बनेगा, इस इमेज का बताओ लेंस से डिस्टेंस क्या होगा, लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव, तो इसका फोकल लेंथ भी एफ ओ लिख देता हूं। तो इमेज जो बनेगा वो एफ ओ पे बनेगा। क्या ऑलवेज एफ ओ पे बनेगा या थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा, क्योंकि रेज आती है पैरेलल। क्लियर, तो अब यहां पर क्या होता है, हमें एंगल निकालना होता है कि जो रेज आ रही है
रेज आईज पे कितना एंगल बना रही है, इधर एक आई पीस रखेंगे, वहां पर हम आईज पे एंगल को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब आई पीस हम पुट करते हैं, इधर मैंने एक मान लो आई पीस रख दिया, ये आई पीस तो गया सेकंड लेंस। ठीक है, अब यहां से जो रेज जाएंगी, यहां से जो रेज पास होगी, जैसे मान लो ये रे गया इधर, ठीक है ना, यहां भी जाएगा ना रे, तो ये रेज अगर हम यहां पर आईज को पुट करें, आईज को इधर रखा, आई को कहां रखते हैं, आई पीस जो लेंस है उसके पास में रखते हैं, मैंने थोड़ा आगे बना दिया, इधर रखेंगे आई पीस, ठीक है, एकदम सेंटर के पास। तो यहां पर जो रेज जाएंगी, आई को इधर रखो, कहीं पर भी शिफ्ट करो, तो उससे क्या होगा, रेज जो जाएंगी वो जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें इधर से आता हुआ अपीयर होगा। तो अगर इनको बैक साइड हम मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, एक इमेज हमें अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर आईज को पुट करेंगे तो एक इमेज अपीयर होगा। ये फाइनल इमेज जो हमें दिखाई देगा, इसको मैं बोल देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और आईपीस जो लेंस है, यहां पर आईपीस लेंस का ये जो फर्स्ट इमेज बना था ए डैश बी डैश इमेज, इससे जो डिस्टेंस है वो हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, और क्योंकि आईपीस है तो ई सिंबल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के से कनेक्टिंग जो सिंबल हम यूज में लेंगे वहां पर ओ लगा देंगे, और आईपीस से कनेक्टेड जो सिंबल है वहां पर ई लगा देंगे। इसी टाइप से फाइनल इमेज यहां पर बनाए, लेंस से ये फाइनल इमेज बनाए, तो फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है उसका सिंबल हम वी लेते ही हैं, ई लगा देंगे साथ में, वी ई हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट यहां पर वही है सेम जो हमने माइक्रोस्कोप में लिया था, कि जो आईपीस लेंस होता है उसको हम इस टाइप से सेट करते हैं कि उसका जो फोकस है, जैसे मान लो आईपीस का फोकस है ये, तो आईपीस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट इमेज फॉर्म हो, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट इमेज अगर इन दोनों के बीच में फॉर्म होगा तो फाइनल इमेज इसी डायरेक्शन में अपीयर होगा, हमें सेम डायरेक्शन में बनेगा, उस तरफ इमेज नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये रूल था हमारा लेंस का, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से अवे रखा हुआ है तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बनती थी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब सेम डायरेक्शन में इमेज बनती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन का मतलब है कि ये जो एंगल बना है ये तो हो गया इंसिडेंट रेज का एंगल, और यहां पर जो फाइनल इमेज बन रही है, ये इमेज यहां पर जो इमेज बना ए डबल डैश बी डबल, ये यहां पर आईज पर जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा फाइनल एंगल बाय द इमेज। इन दोनों एंगल्स का रेशो बड़ा होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे मैग्निफिकेशन। पहले बताया था मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, एंगल्स में इंक्रीमेंट होना। तो अल्फा के कंपेयर, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, सपोज यहां पर जो एंगल मैं बनाऊंगा अभी कैलकुलेशन में, उसको मैं अगर बीटा बोलूं तो बीटा अपॉन अल्फा, मतलब एंगल फॉर्म बाय द इमेज ऑन द आई डिवाइड बाय एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ये जो रेशो है, ये रेशो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से तो बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी होगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एंगल में इंक्रीमेंट होना ही मैग्निफिकेशन है। अब यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज देख लेंगे हम। एक तो ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज फाइनली बन रहा है वो इन्वर्ट बनेगा, मतलब उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, तो उल्टा इमेज बनने का मतलब क्या है, उल्टा इमेज बनने का मतलब कि मैग्निफिकेशन का जो भी आंसर आएगा हमारा वो नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर? एक तो ये बात हो गया है ना। फिर दूसरा है कि यहां पर क्योंकि ये रेज आ रही है इनफाइनाइट से और सब पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, ये तो मैंने 3 रेज को लिया है जो इस टाइप से इंसिडेंट हुई है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इमेज बनाया। कुछ ऐसे भी होंगी जो इधर इमेज बनाएंगी, कुछ इधर इमेज बनाएंगी, है ना, अलग अलग ये फोकल पॉइंट पे कहीं भी इमेज बन सकता है। तो यहाँ पर जो भी रेज आएंगी उनका जो एंगल होगा, जैसे ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर ये एंगल भी अल्फा होगा। तो आईज पर भी कोई ना कोई इधर भी रहेंगे ना, ऊपर भी, तो आईज पर जो एंगल बन रहा है उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, वो अल्फा ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई विल बी अल्फा। क्यों अल्फा? क्यों? क्योंकि रेज लार्ज डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये एंगल बना रही है आके, तो यहाँ पर एंगल में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्लियर इधर? तो ये आईज पर एंगल हो गया अल्फा मेड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करें इमेज। इमेज कितना एंगल बनाएगा, तो उसके लिए काम करते हैं, यहां से एक रे बना लेते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए। ये एक रे बनाना है मुझे, जो यहां से इधर से आई पीस या आईज इधर रखेंगे ना, इधर पहुंचे, इस टाइप से टच करते हुए एक रे बना ली मैंने। ठीक है, ये रे बनाया, ये हो गया इमेज, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज आईज पर जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है सपोज बीटा। तो यहां पर हमको 2 एंगल मिल गए और देखने में पता लग रहा है अल्फा के कंपेयर मैंने डायग्राम में बीटा थोड़ा बड़ा बनाया। फाइनल इमेज क्या होना चाहिए, फाइनल इमेज होना चाहिए हमेशा बड़ा, मतलब कि फाइनल इमेज बड़ा होने का मतलब एंगल बड़ा होना चाहिए अल्फा के कंपेयर में, तभी तो हुआ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सब तो इसका डायग्राम हो गया और कैलकुलेशन के लिए टर्मिनोलॉजी हो गया, कुछ सब जो हमने यूज में लिया है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई डिवाइड बाय एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ये हो गया इसका छोटा सा डेफिनेशन। अब इसके इन दोनों को हम सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखें तो सिंपल है कि इमेज जो एंगल बना रहा है वो क्या है, बीटा, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा। तो हमें बीटा अपॉन अल्फा निकालना है, ठीक है। और स्मॉल एंगल के लिए हम बीटा को tan बीटा भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, tan भी लिख सकते हैं। tan क्यों लिख रहा हूं क्योंकि प्रीवियस कैलकुलेशन भी हम काफी कर चुके हैं डेरिवेशनों में। हमने एक चीज देखा है कि हमेशा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है तो tan ही यूज में आता है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल के लिए यहां पर हमने क्या किया, नियर अबाउट एज्यूम कर लिया थीटा को tan थीटा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। क्लियर। चलो कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहां पर ये ट्रायंगल, ये ऑब्जेक्टिव का जो सेंटर है इसको मैं O ले लेता हूं और इसको मैं O डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इन ट्रायंगल O A डैश B डैश, O A डैश B डैश, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan अल्फा कितना होगा, इस ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर A डैश B डैश डिवाइड बाय बेस। अब बेस कितना है, A डैश O, और A डैश O का जो डिस्टेंस है उसको मैंने फोकल लेंथ बोल ही दिया था। चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, फिर एक और स्टेप बढ़ा देंगे, है ना, उसको कोई फायदा है नहीं, पता ही हमें FO है तो डायरेक्ट FO लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया फोकल लेंथ इसका। और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर है, रे इधर इंसिडेंट हो रहा है, रे अगर इधर इंसिडेंट हो रहा है तो फोकल लेंथ FO क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन यहां पर अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर इमेज रे इधर जा रहा है, डिस्टेंस भी उधर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। ये हो गया tan अल्फा, इसको नियर अबाउट अल्फा पुट करके हम इधर रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पर। इन ट्रायंगल ये फाइनल इमेज बना A डबल डैश B डबल डैश और O। इसमें अगर हम देखें तो tan बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और tan बीटा जब निकालेंगे तो वहां पर A डबल डैश B डबल डैश आएगा और A डबल डैश ये आएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस। लेकिन हम ध्यान से अगर देखें तो ये जो बीटा एंगल है ये एंगल इस स्मॉल ट्रायंगल में भी बन रहा है, और क्या ये दोनों ट्रायंगल्स में बीटा 90 डिग्री दोनों सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो ये थर्ड एंगल भी दोनों में सेम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में तीनों हो गए, तीनों एंगल सेम हो गए। तो इस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये tan बीटा हम इस लार्ज ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं और इस स्मॉल ट्रायंगल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब tan बीटा का फॉर्मूला यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर A डैश B डैश होगा, लेकिन अगर लार्ज ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश होगा। तो हम दोनों में अप्लाई करके दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन यूज क्या आएगा, यूज आएगा स्मॉल ट्रायंगल। क्यों यूज में आएगा स्मॉल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर A डैश B डैश और इधर भी A डैश B डैश आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस स्मॉल ट्रायंगल को यूज में लेंगे, है ना। तो मैं यहां ट्रायंगल लिख देता हूं A डैश O डैश एंड B डैश। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan बीटा जो बनेगा वो हो जाएगा A डैश B डैश परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है, UE। ये तो हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। तो देखो रे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है रे, और मेजरमेंट के लिए इधर आ रहा है तो यूवी कैसे हो जाएगा, यू हो जाएगा नेगेटिव। इसको यहां पर रिप्लेस कर दो, दोनों को पुट कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा पुट किया, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड बाय ये करोगे तो FO ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस FO अपॉन यूवी। डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, माइनस FO अपॉन यूवी। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से हमें एक चीज और क्लियर हुआ कि FO जितना बड़ा होगा, मतलब फर्स्ट जो लेंस है ना हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमें बहुत बड़ा रखना है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा करके, ठीक है। समझ में आ गया, FO को हमें बड़ा रखना है ना। अब साइज क्यों बड़ा किया, साइज इसलिए बड़ा किया जिससे ज्यादा नंबर ऑफ रेज को वो यहां पर यूज में ले और इमेज अच्छा बनाए, ब्लर इमेज ना बने, ठीक है ना। तो दोनों चीजों का यूज है, डायमीटर भी बड़ा होना चाहिए उससे इमेज अच्छा बनेगा, और फोकल लेंथ यहां पर ज्यादा होना चाहिए, उससे क्या होगा, मैग्नीफाइंग ज्यादा होगा, मतलब एंगल जो है वो बड़ा बनेगा, इमेज हमें ज्यादा लार्ज होकर दिखाई देगी। जैसे मान लो कि ये मैं बोल देता हूं कि ये इधर 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, तो 100 टाइम्स हो गया डायरेक्ट, है ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है,
माइनस साइन शो कर रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बनेगा, मतलब हमें इमेज यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना। अब उसको कैसे सीधा करना है उसके लिए हम दूसरा टेलीस्कोप यूज में लेते हैं, टेरेस्टेरियल, वो इसके बाद में डिस्कस करेंगे ना। अभी इसका और प्रॉपर्टी जो भी है वो देख लेते हैं। जैसे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लेंथ कितना होगा टेलीस्कोप का, दोनों लेंस के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो लेंथ हो जाएगा एफओ प्लस यूई, ये हो गया लेंथ एफओ प्लस यूई। ठीक है, दो फॉर्मूले में यूज में लेते हैं। क्लियर। अब इसमें सुनना यूई तो नेगेटिव था, अब तो लेंथ है ना, लेंथ तो क्या है, डिस्टेंस है, उसमें साइन कन्वेंशन का मीनिंग नहीं है कुछ। ठीक है ना। चलो अब इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं कि ये जो आई पीस है इसको जब हम ऐसे हिलाएंगे, यहां पर होगा आई पीस, उसको जब हम आगे या पीछे करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट फोकस के पास या फोकस से दूर स्टेप से मूव कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टेप से मूव करें ऑब्जेक्ट को कि ये नियर अबाउट फोकस पे आ जाए, फोकस पे जैसे ही आएगा तो फोकस पे आते ही फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। इसका मतलब ये जो इमेज है फाइनल इमेज ये बहुत ज्यादा दूर रिलैक्स कंडीशन में बनेगा। जब इमेज दूर बनता है तो आईज रिलैक्स कंडीशन पे होती है। ठीक है, तो रिलैक्स आई जब भी वर्ड आए तो समझ लेना कि जो इमेज है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। ठीक है ना। चलो देखो यहां पर हम कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो यूई है, फर्स्ट कंडीशन है इफ यूई मतलब जो यहां पर ए डैश बी डैश है उसका डिस्टेंस अगर एफ ई के इक्वल हो जाए, यूई इक्वल टू एफ ई, देन फाइनल जो इमेज बनेगा वो बनेगा कहां पर, इनफाइनाइट में बन जाएगा। क्लियर, फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बना देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्स आई पोजीशन। इस कंडीशन में आई जो होती है वो रिलैक्स होती है, स्ट्रेस नहीं होता इस पे। जितना पास में होगा ना ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा रिलैक्स होगा, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब ये जो रिलैक्स कंडीशन है इसको अगर हम पुट करें, यूई को एफ ई से रिप्लेस कर दें तो इधर आ जाएगा यूई की जगह एफ ई, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर। तो अगर रिलैक्स कंडीशन में हमें देखना हो, और वैसे भी अगर ध्यान से देखें तो जो इमेज बनता है वो वैसे भी बहुत दूर बनता है। जैसे मून का अगर इमेज देखोगे ना तो मून ऐसा नहीं कि एकदम यहां जाएगा, उसका इमेज भी बहुत दूर बनेगा। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये वाला कंडीशन ज्यादा यहाँ पर यूज में आता है जब हम टेलीस्कोप का बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन का अकॉर्डिंग हम देखें तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, अगर आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होगा तो भी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। तो ये समझ में आ गया क्या करना है हमें ये समझ में आएगा कि मैं एफओ जो है वो एफई से बहुत ज्यादा बड़ा लेना है। एफओ एफई से जितना ज्यादा बड़ा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा। फॉर एग्जांपल एफई ले लिया हमने सपोज 1 सेंटीमीटर और एफओ ले लिया हमने सपोज 100 सेंटीमीटर, तो जो मैग्निफिकेशन है वो 100 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, एफओ शुड बी ग्रेटर देन एफई। ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन कुछ भी लिखो, वो तो डिपेंड करेगा, है ना। अभी ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाई मैग्निफिकेशन का कंडीशन हो गया। इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। इमेज अभी उल्टा ही बनेगा, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन आता है कि अगर हम इमेज को बहुत पास देखने जाते हैं, कितना मिनिमम जितना हम देख सकते हैं, तो मिनिमम कितना हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस, कैपिटल डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इमेज को जो फाइनल इमेज है ना वीई कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे देखना है हमें, इमेज बहुत पास लगे देखना है ना। तो वीई को हम डी से जैसे रिप्लेस करेंगे तब हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन होगा वो अब डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, पहले इतना नोट डाउन कर लो, है ना। ये कंडीशन लिख दो, रिलैक्स आई कंडीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, करो नोट डाउन, हो गया नोट डाउन। चलो सेकंड कंडीशन यहां पर डेफिनेशन बता देता हूं मैं, है ना। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये मैं ऑलरेडी यूज ले लिया था, ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ का। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो अब हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो इमेज है फाइनल इमेज वी वो कितना है, उसको हमें डी से रिप्लेस करना है, मतलब 25 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस डी हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वी नेगेटिव था ना इसलिए। अब इधर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूले में अप्लाई करें वैल्यू ई के लिए। ठीक है, ये हम अगर अप्लाई करें तो एफ ई तो शो कर देगा यहाँ पर फोकल लेंथ को,
फाइनल इमेज कहां बनाना है मैं डी पर, इसको डी से रिप्लेस कर देता हूं, इधर माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस डी, और यू ई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो अब देखो हमें क्या लाना है, हमें लाना था यहाँ पर एफ ओ अपॉन यूवी, वो भी माइनस साइन के साथ, मतलब माइनस एफ ओ अपॉन यूवी लाना है, मतलब डिनोमीटर में यूवी रखना है। तो डिनोमीटर में यूवी तो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि माइनस भी इधर है और 1 अपॉन यूवी भी है, तो इसको ओनली हम एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? तो मैग्नीफाइंग पावर बनाने के लिए मैं एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया एफ ओ, इधर मल्टीप्लाई किया एफ ओ, और इधर मल्टीप्लाई किया एफ ओ। देखो ये जो स्टेप है ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बहुत तरीके हैं, पहले इधर उधर शिफ्टिंग करो, लास्ट में कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट यहां कर दिया। अब ये जो टर्म है माइनस एफ ओ अपॉन यू, ये जो कंप्लीट स्टेप है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो ये निकालने के लिए हम इस स्टेप को उधर शिफ्ट कर देंगे, जब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव स्टेप बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है माइनस एफ ओ अपॉन यू, वो इस कंडीशन में आया एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसमें अगर मैं इधर से एफ ओ और एफ ई, इसको अगर एफ ओ अपॉन एफ ई को मैं कॉमन ले लूं इधर से, है ना, ये आंसर तो आ चुका है। अब बस इसका अरेंजमेंट है, कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। एक तो आंसर यही हो गया, क्लियर है ना, एक आंसर तो हमारे ये आ चुका। अब हम इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहें तो अरेंज कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। इसमें यहां पर एफ ई जो था फोकल लेंथ, वो भी तो नेगेटिव था ना, क्यों सोचो, रे इधर आ रहा है, फोकस के लिए इधर जाना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव था। चलो अब अरेंजमेंट कैसे है, देखो इसमें क्या है कि बुक में मतलब ऐसा दिया होता है कि एफ ओ अपॉन एफ ई बाहर होता है, तो उसके फॉर्मेट में और लिख देता हूं मैं, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई अगर ले लेंगे, ये मतलब ये अगर एफ ओ अपॉन एफ ई बाहर लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इससे डिवाइड कर दिया, ऐसे समझ लो, इधर डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, इधर डिवाइड किया तो एफ ई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, या इसको याद रख लो, कोई भी एक याद कर लो। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में आएगा, ये फॉर्मूला आएगा इन द कंडीशन व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट माइनस डी, मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंडीशन पर ये फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है ना, लेंथ कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, लेंथ भी निकालो। देखो लेंथ कितना होगा, यहां पर अगर हम देखें यूई हमें निकालना है, लेंथ के लिए क्या चाहिए हमें, देखो हमारा लेंथ का फॉर्मूला एफ ओ प्लस यूई है ना, एफ ओ तो पता है, यूई निकालना है हमें, क्लियर है। तो लेंथ हो जाएगा एफ ओ प्लस यूई निकालना है, तो यूई कैसे निकालेंगे, यूई हमें जब कैलकुलेट करना होगा, इधर यूई, ये है यूई है ना, ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ ओ को इधर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब एफ ओ को डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा फॉर्मूला एफ ओ एफ ई अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, एफ ओ यू निकालना था, एफ ओ से डिवाइड किया तो एफ ओ तो गायब ही हो गया ना, तो डी एफ ई इंटू डी, एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, यूई का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये लेंथ हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हो गए, एक हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स आई कंडीशन, और एक हो गया स्ट्रेस आई कंडीशन। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में यहां पर वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें अगर हम सोचें कि कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा बड़ा है, मान लो हमें देखना है कि मैग्निफिकेशन कौन सा बड़ा हो दोनों में से, तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो देखो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, यहां पे माइनस अपॉन एफ ई, इसलिए तो लिया था ना ये कॉमन, जिससे हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए, है ना। तो अगर यहाँ दोनों को कंपेयर करें तो इसमें माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस समथिंग, 1 में कुछ भी ऐड करो तो आंसर तो 1 से बड़ा आ गया, तो ये जो आंसर है 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कब ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा जब हम फाइनल इमेज को थोड़ा पास रखेंगे, कैपिटल डी के आसपास रखेंगे। ठीक है ना, तो इमेज को जितना पास लाएंगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन में भी ज्यादा मैग्निफिकेशन किसमें मिलेगा, इस कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, व्हेन इन फाइनल इमेज फॉर्म एट कैपिटल डी। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें रिलैक्स साइज कंडीशन होता है, यहां पर हम हमारे आइज पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां पर ये तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया, सारा लेंथ वगैरह ये सब हो गया। इसमें एक चीज हमें याद रखना है कि यहां पर क्या होता है कि लाइट जो आ रहा है वो है व्हाइट लाइट, है ना, आ रहा है व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जब भी आएगा, सनरेज से लाइट जो है व्हाइट लाइट होता है, तो उसमें क्या होता है 7 कलर्स होते हैं, और जैसे 7 कलर यहाँ पर इंसिडेंट होंगे तो उस कंडीशन में इधर हो जाएगा
क्रोमेटिक एबेरेशन, मतलब 7+7 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इमेजेस है वो रेड, ब्लू, कई डिफरेंट डिफरेंट कलर की इमेज बनेगी। वो एक यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। ठीक है, तो अब वो प्रॉब्लम कैसे रिमूव करें, उसके लिए 2-3 चीजें थी। एक तो थिन लेंस यूज में लो, ये था, है ना। फिर दूसरा क्या था कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज में लो, ड्यूप्लेट यूज में लो। तो उससे क्या होगा, ये मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बल्की और हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है ना, लेंस अगर बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन को लेंस को यूज में लेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करें फिर इसमें, अगर हमें एकदम हटाना हो तो हम एक काम करते हैं, हम ये इस टाइप का सिस्टम ना लेकर पैराबोलिक मिरर्स को यूज में ले रहे हैं। मतलब यहां पर हम रिफ्रैक्शन के बेसिस पे टेलीस्कोप का ना बनाकर रिफ्लेक्शन के बेसिस पे टेलीस्कोप बना लें। ये एक अप्रोच होता है ना। तो उस अप्रोच पे आएंगे अभी हम। ये तो समझ में आ गया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा तो कई मल्टीपल इमेज बन जाएंगे और वो भी उल्टे बनेंगे इधर, है ना। ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो गया। एक तो इन्वर्ट इमेज बन रहा है और दूसरा डिफरेंट कलर्स का बन रहा है। तो कलर्स की प्रॉब्लम बाद में रिजोल्व करेंगे, पहले जो इन्वर्ट बन रहा है इसको रिजोल्व कर देते हैं। तो इसको रिजोल्व करने के लिए जो टेलीस्कोप है उसमें थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पर वो चेंज क्या था देख लेते हैं। वो चेंज ये था कि बीच में एक इंटरमीडिएट लेंस लगा दिया। ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में एक ऐसा लेंस क्रिएट कर दिया और उस लेंस ने क्या काम किया, उस लेंस ने इमेज को बस इन्वर्ट किया। मतलब यहां पर ये जो फाइनल ये जो इमेज बना A डैश B डैश, इसको हमने इस टाइप से एडजस्ट किया है कि ये 2f डिस्टेंस पर रखे। 2f मतलब क्या हुआ, सेंटर पे। तो जैसे ही 2f पर ऑब्जेक्ट होगा तो फाइनल इमेज क्या होगा, इन्वर्ट होकर इधर बन जाएगी। ठीक है, सेम 2f डिस्टेंस पे। तो फिर फायदा क्या हुआ, मैग्निफिकेशन तो हुआ नहीं, मैग्निफिकेशन नहीं करना था हमें, क्या करना था, ओनली इमेज को इन्वर्ट करना था। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है इमेज को इन्वर्ट करना। तो इमेज इन्वर्ट करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज में लिया गया। ठीक है, इस सिस्टम को ये A डैश B डैश जो है यहाँ पर इसको लेंस को आगे शिफ्ट कर दिया और इसके जगह एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया। इसका फोकल लेंथ मैं बोल देता हूं F। क्लियर है, और सिस्टम कहां पर सेट किया इसको, 2f डिस्टेंस पर। 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज होगा, तो मैग्निफिकेशन V/U करोगे तो 1 आ जाएगा, -1 आएगा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर -1 का मतलब ये हुआ कि इमेज एज इट इज है, बस इन्वर्ट हो गया, मतलब ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये जो इमेज A डैश B डैश का जो फाइनल इमेज बना हुआ इधर ना आकर इधर आया, और इधर आएगा तो फाइनल रिफ्लेक्ट होकर इमेज ऊपर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर और फाइनल इमेज भी ऊपर। ये यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर है इतना। तो ये जो टेलीस्कोप है इसको हम बोलते हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। इसमें और कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, बस यहाँ पर लेंथ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले सब सेम रहेंगे क्योंकि इसमें तो मैग्निफिकेशन इस लेंस में तो किया ही नहीं है ना। जो भी मैग्निफिकेशन है वो इन दोनों के थ्रू हुआ है। तो फिर यहाँ पर इसका क्या यूज है, इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया और फाइनल इमेज सीधा बना है, इरेक्ट बना है। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पुट किया तो लेंथ में क्या इफेक्ट होगा, लेंथ हो जाएगा FO + UE, ये तो पहले सीधा +4F हो जाएगा, 2F + 2F, ये और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको ड्रॉ करने का तो जरूरत नहीं, लॉजिक समझ में आ गया होगा सबको। एज इट इज बस यहाँ पर पुट करो, ये जो वर्किंग है ये वर्किंग ऐसे ना हो गया, अब ऐसे होगा। ठीक है, यहां पर कैसे था, इन्वर्ट था, रह गया, इधर में अपीयर हुआ, अब सेम क्या होगा, ऊपर होगा और इस तरफ अपीयर हो जाएगा। ठीक है, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। क्लियर है इतना। तो अब इसमें टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में बस लेंथ को चेंज कर देना, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे। अगर इस कंडीशन में बोले तो इधर क्या कर दोगे, +4F। अगर हमें बोला कि इमेज बनाना है इनफाइनाइट पे तो भी लेंथ में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन सेम रहेगा। क्लियर, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, इन्वर्ट करके हमने इरेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम रिजोल्व इससे नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मिरर्स को यूज में लेना होता है। तो जहां पर मिरर्स को यूज में लेके टेलीस्कोप बनता है उनको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो भी यूज था वो हमने देख लिया। ये सब थे रिफ्रैक्शन बेसिस पे जो टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें जो यूज आता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूज में आता है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप में ये रिफ्लेक्शन बेसिस पे होता है, रिफ्लेक्शन टाइप। इसमें हम एक पैराबोलिक मिरर यूज में लेते हैं, बड़ा। पैराबोलिक मिरर का क्या प्रॉपर्टी है, पैराबोलिक मिरर का प्रॉपर्टी है कि यहां पर जो पैराक्सिल और मार्जिनल रेज होती हैं, मतलब एक्सेस के पास में और एक्सेस से दूर जो भी रेज आती हैं
वो सब एक ही पॉइंट पे फोकस करती है। ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रेज को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा साइज का भी हम इसको बना सकते हैं, है ना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब ये क्या करेगा, रेज को कलेक्ट करने के काम आएगा। क्लियर इतना। यहां पर पूरा ये सिस्टम बना दिया लेंस के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया इधर। क्लियर है इतना। तो यहां पर रे आएगी, पहले रे इंसिडेंट होंगी, कई टाइप की रे इंसिडेंट होंगी, मार्जिनल भी होंगी, पैराक्सियल भी होंगी। ठीक है, ये रेज इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होगी फाइनल इमेज कहां बनाएंगे, फाइनल इमेज बनाएंगे यहां पर फोकस पे, सब फोकस पे इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम बीच में तो ऐसे खड़े होकर देख नहीं सकते, तो इन रेज को हमें कहीं ना कहीं पर डाइवर्ट करके देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे डाइवर्ट, यहां पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है उससे पहले हम लगा देंगे एक, ये कौन सा मिरर था, ये था कनकेव। ठीक है ना, और यहां पर जो मिरर यूज में लेंगे ये लेंगे कन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स मिरर यहां पर यूज में आएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हो गया नेक्स्ट सेकेंडरी मिरर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेज को डाइवर्ट करके आई पीस तक पहुंचाना। यहां पर एक हम आई पीस लगा देते हैं, होल क्रिएट करके इधर गैप करके क्रिएट, और यहां पर एक आई पीस लगा देते हैं जिससे हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आई पीस हो गया। क्लियर है, तो यहां तक हमें रेज को पहुंचाना है, तो ये हमने यूज में लिया। अब ये हम यूज में लेंगे तो ये जो फर्स्ट जो इमेज बनाएगा ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर कभी क्वेश्चन आए, कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन आए तो क्या होगा, इधर से रेज इनफाइनाइट से आ रही है, जब इनफाइनाइट से रेज आती है तो फाइनल इमेज बनता है फोकस पे। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये तो हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, इधर बना देता हूं, ये डिस्टेंस तो हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ठीक है, इसको कहां पर अरेंज करना है वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। अब यहां पर ये फोकल लेंथ हो गया, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस होगा वो हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा यू। इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यहां से रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ये हटा देता हूं, है ना। इधर तो हुआ ऐसे अपीयर, बनेंगे नहीं ना, इधर बीच में लेंस, बीच में मिरर को पुट कर दिया तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर आई पीस पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आई पीस पर यहां पर फाइनल इमेज पहुंचेंगी और उससे हम स्टडी कर लेंगे। चलो क्लियर हो गया डायग्राम। ये आई पीस है, इसको हम शिफ्ट करके इधर से फोकस करके और इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो मिरर्स को हमने यूज में लिया, एक प्राइमरी मिरर या ऑब्जेक्टिव और दूसरा ले लिया हमने सेकेंडरी मिरर। ठीक है ना, यहां पर इमेज फर्स्ट मिरर से जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, सेकंड मिरर को हम इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि है फोकस, और यहां पर जो सेंटर है, सेंटर को क्या बोलते थे हम, पोल बोलते थे ना, इधर जो पॉइंट होगा वो पोल होगा, वर्चुअल पॉइंट, तो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर रख देंगे, है ना। बीच में रखने से क्या होगा, जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आई पीस पर इमेज बना लेंगे, है ना। तो फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगा, रेज कलेक्ट हो जाएंगी, उससे हम स्टडी कर पाएंगे। क्लियर। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है, एक तो यहां पर क्योंकि हम पैराबोलिक यूज में लेंगे, स्फेरिकल यूज में नहीं लेंगे, तो पैराबोलिक शेप होने से क्या होगा, पैराबोलिक शेप होने से जो एबिरेशन है वो नहीं होगी, एबिरेशन फ्री हो जाएगा। कौन सा एबिरेशन होता है, स्फेरिकल एबिरेशन। ठीक है, और दूसरा यहां पर क्रोमेटिक एबिरेशन का, तो इसमें कलर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्रोमेटिक एबिरेशन इसमें होता ही नहीं है ना, वो ओनली लेंस में होता है, तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, पैराबोलिक शेप होने से हम बड़ा भी यूज में लेंगे, कितना भी बड़ा यूज में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ज्यादा नंबर ऑफ रेज को हम यहां पर यूज में ले सकते हैं, तो इमेज का क्वालिटी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है कैसेग्रेन या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है ना, तो इसको डायग्राम बना लो। तो ये सब टेलीस्कोप हो गया। इसके बाद में फिर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का कुछ एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन लिमिट वगैरह, वो सब हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना करो नोट डाउन। हाँ, ये हो गया रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसका हमें देख के पता लगेगा कि साइज बहुत बड़ा हम ले सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेज को हम यहाँ पर यूज में ले सके और बहुत अच्छा इमेज बना सके। ठीक है, सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का टेलीस्कोप है वो हवाई में, यूएसए में, उसका जो डायमीटर है वो नियर वो 10 मीटर है, 10 मीटर डायमीटर, बहुत बड़ा मतलब, है ना।
रेडियस 5 मीटर समझ लो, और डायमीटर मतलब ये यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हो गया डायमीटर। ठीक है, इसी टाइप से इंडिया में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में 2.4 मीटर समथिंग वो लार्जेस्ट है इंडिया में रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप, और सबसे ज्यादा फेमस यही है रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्शन टाइप हमें याद रखना है नॉलेज के लिए। ओके, तो ये सब इसका था। अभी इसमें कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, वैसे तो रीड करने कहीं फिर भी समझ लो एक बार। जैसे एक नेचुरल फिनोमिना यहां पर रेनबो, देखो रेनबो सब जानते ही है रेनबो के बारे में, है ना। देखो जैसे रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, सपोज यहां पर सन है, इसे एक कॉर्नर पे एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ईस्ट में सन है, ईस्टर्न हाफ में सन है। ठीक है, और वेस्ट साइड में इधर रेन ड्रॉप गिर रहा है, नीचे रेन गिर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर पर्सन का बैक साइड अगर सन की तरफ है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये देखते हैं, ये एक पर्सन है, इस पर्सन का बैक कहां पर है, सन की साइड में। ठीक है, इधर तो क्या होगा, इधर इसको ये जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप से यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद रेनबो अपीयर होगा। ठीक है, अब कैसे रेनबो अपीयर होगा बस वही हमें समझना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं यहां पर एक रेन ड्रॉप बना लेते हैं थोड़ा बड़ा साइज का। सपोज ये रेन ड्रॉप है, यहां से व्हाइट लाइट आएगा, ऑब्वियस बात है सनरेज जो आती है वो व्हाइट कलर का होता है। जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होगा तो लाइट यहां पर मूव कर रहा है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो थोड़ा रिफ्रेक्शन हो जाएगा। रिफ्रेक्शन मतलब जो उसका पाथ है उससे लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगा। और साथ में यहां पर क्या होता है, साथ में डिस्पर्जन फिनोमिना भी होता है। अब डिस्पर्जन फिनोमिना क्या था, डिस्पर्जन में प्रिज्म का पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिवाइड होना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कलर्स में डिवीजन हो जाता है। अब कलर कौन से थे, विबग्योर स्पेक्ट्रम था, उसमें रेड कलर का जो वेवलेंथ था वो था मैक्सिमम। तो जो रेड कलर है जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है उसके लिए डेविएशन सबसे कम होगा, मतलब रेड कलर नियर अबाउट स्ट्रेट रहेगा, है ना, थोड़ा सा बेंड होगा बस। और वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा बेंड होगा। अब जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम वॉयलेट बनाते नहीं, ब्लू कलर से समझ देते हैं। क्यों, देखो एक तो वॉयलेट कलर आईज के लिए सेंसिटिव नहीं होता, मतलब हमें वॉयलेट कलर बहुत कम दिखाई देता है, ब्लू कलर तक ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है ना, तो अगर कभी वॉयलेट की जगह ब्लू भी यूज में है तो उसमें मतलब कंफ्यूज मत होना कि वॉयलेट क्यों यूज में लिया। वॉयलेट का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जैसे वॉयलेट का स्पेक्ट्रम फिनिश होता है उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, विजिबल लाइट के बाद आता है अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट से थोड़ा ज्यादा हाई एनर्जी होता है अल्ट्रा वॉयलेट का, वो भी हमें विजिबल नहीं होता, है ना। तो वॉयलेट अल्ट्रा वॉयलेट ये हमारी आईज के लिए सेंसिटिव नहीं होते, हमें विजिबल नहीं होते, इसलिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, अभी अपन वॉयलेट ही लेके चलेंगे, लेकिन याद रखना ब्लू भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या, रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होगा, यहाँ पर डिस्पर्स जब होगा तो सबसे कम डेविएट होगा रेड कलर, नियर अबाउट स्ट्रेट हो जाएगा, है ना, पाथ से थोड़ा सा हल्का सा बेंड होगा बस। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ब्लू कलर, उसका जो बेंडिंग होगा वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर होगा फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कब होगा, अगर क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री से, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है 48 डिग्री, तो अगर इंसिडेंट एंगल 48 डिग्री से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो TIR हो जाएगा इधर। ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब यह है कि जितने भी रेन ड्रॉप है सबसे ये फिनोमेना रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता। किसी किसी ड्रॉपलेट्स होता है जहां पर जिसके ये जो एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल 48 डिग्री से बड़ा होगा, ओनली उसी रेन ड्रॉप के लिए ये फिनोमेना अकर होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना कि ऑल रेन ड्रॉप के लिए नहीं होता, जिसमें इंसिडेंट एंगल यहाँ पर इस सरफेस पर क्रिटिकल से ज्यादा है वो ही TIR प्रोवाइड करेगा। क्योंकि रे अगर इधर चला गया तो पर्सन तो इधर है ना, इसकी आइज पे तो आएगा ही नहीं, और इसकी आइज पे नहीं आएगा तो इसको उधर लाइट दिखाई नहीं देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, इधर आना चाहिए, लाइट आइज पे आना चाहिए। ठीक है, तो आइज पे आने के लिए TIR होगा। तो फर्स्ट फिनोमेना यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। साथ में क्या हुआ, साथ में हुआ डिस्पर्जन फिनोमेना, जो प्रिज्म में ही पड़ा था हमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन हो गया। ठीक है, दो फिनोमेना हो गए। यहां पर होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर TIR होगा। TIR जब होगा तो किस टाइप से होगा, यहाँ पर जितना भी एंगल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे देखो रेड कलर है इधर, रेड कलर का इधर सपोज इधर डेविएट हुआ, रेड कलर डेविएट होके यहां पहुंचा। ठीक है, और यहां से अगेन रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन रेड कलर अपना जो पाथ है उससे थोड़ा आउटसाइड स्टेप से बेंड हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट फिर यहाँ पर ब्लू कलर, ब्लू कलर इधर इंसिडेंट हुआ, ब्लू कलर का भी इधर से रिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से, ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन हुआ, ब्लू कलर यहां पर इंसिडेंट हुआ, इसके बाद अपना पाथ से थोड़ा बेंड हो जाएगा। अभी जो बेंडिंग है इन दोनों में वो अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसका बेंडिंग है, हम यहाँ कंपेयर करते हैं सब इसी से इंसिडेंट रे से, तो यहाँ पर ये जो बेंडिंग एंगल है ये है 40 डिग्री ब्लू कलर के लिए, और रेड कलर के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, ये होता है 42 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये दो लाइट आउटसाइड आए, एक ये आया और एक ये आया ब्लू कलर, क्लियर है इतना। अब देखो अगर हम यहां से देखें तो रेड कलर थोड़ा नीचे है, नीचे बैंड है, तो हमारा आइज अगर इधर होगा तो क्या होगा, अगर आइज इधर होगा तो हमें रेड कलर कहां दिखाई देगा, रेड कलर हमें इस तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये लाइन जाएगा ऊपर, इस तरफ हमें रेड कलर अपीयर होगा, है ना। इसी टाइप से अगर हम ब्लू कलर को ड्रॉ करें, सपोज हमारा आइज यहां पर है, ब्लू कलर भी आ रहा है, तो ब्लू कलर का अगर हम बैक साइड इस टाइप से बनाए हम वर्चुअल इमेज, तो ये बनेगा नहीं, नीचे में वॉयलेट लिख देता हूं अभी फिलहाल, ठीक है, रेड और वॉयलेट। तो यहां क्या होगा कि रेड कलर जिसका मतलब बेंडिंग ज्यादा हुआ है वो ऊपर अपीयर होगा, और जिसका बेंडिंग कम हुआ है वो नीचे अपीयर होगा। बस ये थोड़ा याद रखना है हमें कि जिसका बेंडिंग ज्यादा होगा, रेड कलर का ज्यादा होता है बेंडिंग, है ना, तो रेड कलर का बेंडिंग ज्यादा हुआ तो रेड कलर ऊपर अपीयर होगा, और वॉयलेट कलर का बेंडिंग कम हुआ तो वॉयलेट कलर नीचे अपीयर होगा। समझ में आ गया, मोर बेंडिंग एंड मोर अपवर्ड लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जो अदर कलर्स है उनका एंगल 40 से 42 के बीच में होगा। पूरा वीओर स्पेक्ट्रम में वी और आर को हटा के जो बीच में जो कलर्स हैं उन सबका जो एंगल है ये एंगल 40 से बड़ा होगा और 42 से छोटा होगा, और पोजीशन भी यहाँ पर रेड और वॉयलेट के बीच में होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, कलरफुल स्पेक्ट्रम, उसको हम रेनबो बोल देंगे। क्लियर है चीज। चलो इसको बोल देते हैं प्राइमरी रेनबो। ये थोड़ा सा डार्क बनता है, ये हमें इजीली दिखाई दे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, एक बनता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा, दो TIR होंगे, दो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होंगे। अब अगर आपको याद हो कि ऑप्टिकल फाइबर हमने जब पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो इस टाइप से होती है, वहां पर TIR जब होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर TIR जब होता है तो एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो इसलिए क्या होगा कि ज्यादा TIR होने से क्या होगा, ज्यादा TIR होने से जो इमेज हो फेंटर बनेगी, ठीक है। तो अब कैसे होगा ये देखो, ये तो गया प्राइमरी रेनबो के बारे में, क्लियर है इतना। अब सेकेंडरी के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी रेनबो के लिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉप लिया, थोड़ा ऊपर बनता है सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी से ऊपर बनता है ना यहाँ पर, तो इसको मैं अभी नीचे बना देता हूं डायग्राम में। देखो यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, इधर कलर्स में स्प्लिट हो गए कलर, ये रेड कलर हो गया इधर, ठीक है, और यहां पर ये ब्लू कलर बना दिया। इधर भी स्प्लिट कर सकते हो, है ना, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है डायग्राम तो एक ही बना देता है अपन, बुक में भी एक ही लिया हुआ है। तो फर्स्ट TIR यहां पर हुआ, फिर अगेन यहां पर होगा सेकंड TIR, तो ये दो TIR होने से क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब लाइट का जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन यहां पर लाइट जब इंसिडेंट हुआ तो यहां पर रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, और रिफ्रैक्शन फिनोमेना होने के बाद में लाइट यहां पर जब बेंड करेगा तो दो कलर यहां पर बनेंगे इधर से, एक तो ये रेड कलर हो गया और एक इधर से ब्लू कलर हो गया, दोनों का एंगल अलग अलग होगा। ये होता है 50 डिग्री और ये होगा 53 डिग्री। बताओ किसका ज्यादा बेंडिंग हुआ, अगर हम क्योंकि रे हमने हॉरिजॉन्टल लिया था ना इनिशियल, रे हॉरिजॉन्टल है तो एंगल भी हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ पर डेविएशन अगर देखें तो रेड कलर का डेविएशन थोड़ा कम हुआ है, ब्लू का ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आइज होगा, मैंने बताया था इसको ऊपर बनता है सेकंड रेनबो, इसको ऊपर बनेगा, तो हमारा जो आइज होगा लाइन ऑफ साइट होगा थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा, ऊपर हमें देखना होगा, है ना, इस टाइप से रेज आएंगी। तो जब इस टाइप से रेज आएंगी तो क्योंकि ब्लू रे ज्यादा बैंड हुआ है तो ब्लू रे का इमेज थोड़ा ऊपर बनेगा। वॉयलेट लिख लेता हूं इधर, है ना, ब्लू तो इसलिए बनाया क्योंकि वॉयलेट कलर हमें ज्यादा अपीयर नहीं होता, और रेड कलर का बेंडिंग थोड़ा कम हुआ है तो रेड कलर नीचे अपीयर होगा, ये रेड कलर है, ठीक है। तो यहां पर जो सीक्वेंस है कलर्स का वो जस्ट प्राइमरी रेनबो के अपोजिट होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो प्राइमरी रेनबो के कंपेयर में बहुत कम होता है, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको, दो TIR होंगे, लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, यहां पर एक TIR होगा, लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा।
प्राइमरी रेनबो में एंगल 40 से 42 डिग्री के बीच में बनाते हैं कलर्स, और यहाँ पर जो एंगल है वो 50 डिग्री से 53 डिग्री के बीच में बनाते हैं। इधर अगर हम देखें तो बेंडिंग रेड कलर का ज्यादा होता है, और अगर इसमें हम देखें तो ब्लू कलर का बेंडिंग ज्यादा होता है। ठीक है, कलर का सीक्वेंस इधर होता है रेड टू वॉयलेट अप टू डाउन, एंड यहाँ पर सीक्वेंस होता है वॉयलेट टू रेड अप टू डाउन। ठीक है, मतलब ऐसे सीक्वेंस होगा वॉयलेट टू रेड, देन रेड टू वॉयलेट, ऊपर बनेगा सेकेंडरी, वॉयलेट से रेड पे खत्म, फिर रेड से ही स्टार्ट और वॉयलेट पे खत्म। लेकिन ये रेनबो थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, प्राइमरी नीचे, सेकेंडरी ऊपर। क्लियर है सब? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है ना। नेचुरल फिनोमेना होता है ये। इसमें फिर यहां पर एक और नेचुरल फिनोमेना में देखते हैं, स्कैटरिंग। रेनबो के बाद इसको नोट डाउन कर लो, एक बार डायग्राम बना लो पहले, है ना, एक बार ड्रॉ कर लो इसको। हो गया? नेक्स्ट फिर फिनोमेना है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटर कर देना चीजों को, मतलब इधर उधर फैला देना, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं बड़े पार्टिकल। बड़े पार्टिकल मतलब जैसे वाटर ड्रॉपलेट हो गया, है ना, आइस के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, या लार्ज डस्ट पार्टिकल होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, दो टाइप के हैं। इनका जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, वो मैं स्मॉल ए ले लेता हूं। ठीक है, और लाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है वो मैं सिंबल लैम्डा लेते ही, हम वो सिंबल लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो वो पार्ट जहां पर साइज, वो पार्टिकल जिनका साइज वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत स्मॉल होगा, इनको क्या बोल देता हूं? स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये स्मॉल पार्टिकल क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर वहां पर उसको बेंड करके दूसरा कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये सपोज पार्टिकल है, इधर से लाइट आया और लाइट अपने पाथ में ना जाकर लाइट यहां से बेंड हो गया। ठीक है, बेंड हो गया, इस तरफ चला गया। तो ये जो इधर उधर फैला रहे हैं, लाइट का इधर उधर स्कैटर्ड करना, फैला देना, यही फिनोमेना स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें स्कैटरिंग में हम क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल लेते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल किस टाइप से इसको स्कैटर्ड करेंगे, इसके लिए यहां पर एक साइंटिस्ट रेले ने एक यहां पर लॉ दिया था, रेलेस क्राइटेरिया। वो ये था कि जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। कैसे डिपेंड करता है? 1/λ⁴ इस टाइप से डिपेंड करता है। ये रेले क्राइटेरिया हमें याद रखना है, रेले लॉ याद रखना है हमें। ठीक है, तो स्कैटरिंग किसका ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। लैम्डा जिसका स्मॉल होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। और ये लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? ये स्मॉल पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें रेड कलर, तो रेड कलर का मैक्सिमम होगा वेवलेंथ, रेड कलर के कंपेयर में वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम होगा। तो यहां पर वेवलेंथ जिसका स्मॉल है, जैसे वॉयलेट कलर का वेवलेंथ स्मॉल है, तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा, डाइवर्ट होगा अपने पोजीशन से। ठीक है, और रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड कलर है ना। तो ये 2 पॉइंट याद रखने में, रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, एंड वॉयलेट, अब क्योंकि वॉयलेट का यूज कम होता है, ब्लू लिख दो, ब्लू इज मोस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट ये याद रखने में, है ना। अब रेड बहुत कम स्कैटर्ड होता है, तो जैसे डेंजर सिग्नल जो होता है ना, वहां पर डेंजर सिग्नल में हम रेड लाइट को यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर तक विदाउट स्कैटर्ड चली जाएगी, बहुत डिस्टेंस पे दिखाई देगी हमें। ब्लू कलर क्या होगा? स्कैटर्ड ज्यादा होता है ना, तो उसका इंटेंसिटी, लाइट का जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा। लेकिन रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है तो बहुत दूर तक अपीयर होता है। ठीक है, फिर यहां पर अब कुछ फिनोमिना आते हैं जो यूजफुल हमारे लिए, जैसे कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आता है ना। तो स्काई ब्लू अपीयर क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ब्लू कलर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है स्काई में, इसलिए वहां पर स्काई में ब्लू कलर का दिखाई देता है ना। जब सन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तब हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर हम इवनिंग में या मॉर्निंग में देखें तो क्या होगा? जैसे ये अर्थ हो गया, ये अर्थ के अराउंड एटमोस्फेयर हो गया। तो डे टाइम में तो क्या है, सन इधर होता है, तो सन से जो रेज आती हैं उनको डिस्टेंस
कम ट्रेवल करनी होती है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहां तक अर्थ तक पहुंचने, लेकिन इवनिंग टाइम में क्या होता है, जब सनसेट के आसपास हम देखें अगर, तो यहाँ पर जो लाइट रे है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इतना लंबा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कम है, ये बहुत ज्यादा है, इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है तो जो ये कलर है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं कलर, तो ये तो यही एटमोस्फेयर में ऊपर ही स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट स्कैटर्ड मतलब जल्दी से ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, तो ये कलर से स्कैटर्ड हो जाते हैं। कौन सा कलर बचेगा, रेड, ऑरेंज, ये कलर बचते हैं। तो ये कलर हमें आईज पे अपीयर होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या होता है, रेडिश अपीयर होता है। इवनिंग टाइम में सनसेट या मॉर्निंग में भी जब सन का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रेडिश अपीयर होगा। और मून का भी ऐसे होता है, मून जब होरिजन पे होता है तो मून भी हमें थोड़ा रेडिश अपीयर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, रेडिश कलर क्या होगा। अब ऑरेंज भी हो सकता है, रेड ऑरेंज ये दोनों ही रेड कलर के आसपास है ना, दोनों का वेवलेंथ। विद योर स्पेक्ट्रम में ऑरेंज रेड के साइड में ही आता है ना। तो ये सब जो कलर है यहाँ पर इधर अपीयर होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, रेड कलर का अपीयर होगा सनसेट और सनराइज, क्लियर है। डे टाइम में क्या अपीयर होगा, में ब्लू कलर अपीयर होगा, ठीक है। दो चीज क्लियर हो गए। फिर इसके बाद एक आता है हमारे माइंड में कि क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देता है ना। क्लाउड तो व्हाइट दिखाई देता है ना, व्हाइट भी तो दिखाई देता है स्काई, ऐसा नहीं ऑलवेज एकदम ब्लू दिखाई देगा। क्लाउड्स वगैरह ये सब व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, जबकि ये है क्या, ये तो वाटर ही है ना, फिर हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है। तो इसका क्या था, रीजन क्या था कि जो व्हाइट कलर हमें स्काई में अपीयर होता है या क्लाउड में जो अपीयर होता है, उसका रीजन ये था कि वो पार्टिकल जिनमें साइज बड़ा होता है, ये अभी जो मैं लॉ लिखा है, रेले लॉ, ये किसके लिए है, ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। अब अगर हम लार्ज पार्टिकल का बात करें, मतलब वो पार्टिकल जिनमें साइज बड़ा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में ज्यादा है, तो उन सब पार्टिकल्स के लिए ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता है ना। कौन से ऐसे पार्टिकल है बताया था कि जैसे आइस पार्टिकल हो गया है ना, आइस के पीस हो गए, वाटर ड्रॉपलेट हो गया, बड़ा वाटर ड्रॉपलेट हो गया, या बड़ा डस्ट पार्टिकल हो गया। तो इन सब के लिए क्या होगा, इन सब के लिए यहाँ पर लार्ज पार्टिकल बोलते हैं इनको, और लार्ज पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग के लॉ अप्लाई नहीं होते, वहां पर इक्वल स्कैटरिंग होती है, इक्वल स्कैटरिंग, सबका सेम स्कैटरिंग। तो अगर इक्वल स्कैटरिंग होगी तो क्या होगा, जितने भी कलर है, व्हाइट लाइट होगा ना, व्हाइट लाइट है तो जितने भी कलर है वो इक्वल स्कैटर्ड होंगे, सेम टाइप से सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगेन जो कलर है वो हमें फाइनली क्या दिखाई देगा, व्हाइट ही दिखाई देगा। इसीलिए लार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जो स्कैटरिंग होती है उससे हमें व्हाइट कलर अपीयर होता है स्काई का, है ना। स्काई में व्हाइट भी अपीयर होता है ना कलर, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ब्लू कलर का रीजन क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, सेम टाइम के अंदर, सेम डे टाइम में हम देख सकते हैं व्हाइट भी अपीयर होता है, ब्लू भी अपीयर होता है। ब्लू का रीजन क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, और व्हाइट कलर जो अपीयर होता है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। लार्ज पार्टिकल में स्कैटरिंग लॉ अप्लाई नहीं होता, क्लियर है सर। तो ये कुछ पॉइंट है, ये हमें याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना है ये सब, क्लियर है इतना, ठीक है। अभी इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, ओके।